नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन प्रोफेसर अभय दुबे सर के साथ एक प्रोग्राम करते हैं। उसी में आज हम बातचीत करेंगे तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं उनको लेकर। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार तो बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री चुनने में उसे काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में पार्टी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही थी। कई दिग्गज मैदान में थे, कईयों के नाम जो है सामने आ रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन भाजपा ने इन तीनों ही राज्यों में जिन नामों का ऐलान किया उसने सभी को हैरान कर दिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में आज आखिरकार सीएम का ऐलान हो गया और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पर जैसा कि राजस्थान में लगातार नाम सामने आ रहा था वसुंधरा राजे का, कि वसुंधरा राजे जो है वो किसी और को सीएम बनने नहीं देंगी। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी आला कमान की वो फेवरेट नहीं है, इसलिए उन्हें सीएम बनाया नहीं जाएगा। तो वहां को लेकर खासकर की पेच फंसा हुआ था, लेकिन आज आखिरकार ऐलान जब हो गया तो कई सारी चर्चाओं को बल मिल गया कि आखिरकार बीजेपी ने क्या सोचकर तीनों ही राज्यों में सीएम बनाया है। इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अभय दुबे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से आज वसुंधरा राजे को ना बनाकर मुख्यमंत्री बनाया गया है भजन लाल शर्मा को, तो इसको भाजपा ने क्या साधने की कोशिश की है? देखिए, न केवल वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया, वरन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो बिल्कुल राजस्थान की भाजपा राजनीति में वसुंधरा राजे के खिलाफ है। उन्हें सांगानेर से टिकट दिया गया था, जो कि एक ब्राह्मण बहुल सीट है, और उसी सांगानेर में वसुंधरा राजे के खास आदमी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को वो उम्मीदवार बनाया गया था। तो जिसमें भजनलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था, वसुंधरा राजे के समर्थकों का कहना था कि ये सीट तो हम लोगों के हाथ से गई, अब भाजपा ये सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन वो 48,000 वोटों से वहां चुनाव जीते। छोटी मोटी जीत नहीं थी, 48,000 वोटों से चुनाव जीते। और उस मंच के बारे में आप सोचिए कि जब वहां पर मंच सजा हुआ था, जिसमें बीच में राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे, जो मुख्य पर्यवेक्षक थे केंद्र के, सरोज पांडे बैठी हुई थी, विनोद तावड़े बैठे हुए थे, वसुंधरा राजे बैठी हुई थी, और सीपी जोशी बैठे हुए थे, भाजपा के अध्यक्ष। तो उस वक्त राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची दी और वसुंधरा राजे के चेहरे से साफ था, उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि उनका नाम तो मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं आया है। इसलिए वो काफी उदास थी। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उसकी घोषणा उन्हें ही करनी पड़ेगी, उसका प्रस्ताव उन्हें ही रखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव किया था। तो जब वसुंधरा राजे ने वो पर्ची खोल के देखी, तो पर्ची को देख के हक्की बक्की रह गई, और उन्होंने बहुत ही ताज्जुब भरी निगाहों से राजनाथ सिंह जी के चेहरे की तरफ देखा। फिर उठी, मजबूरीवश उन्हें नाम का प्रस्ताव करना पड़ा और भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो गए। और आप देखिए, जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है वो दिया कुमारी को बनाया गया है। दिया कुमारी राजस्थान के राजघराने की है, और वो वसुंधरा राजे की जगह लेने के लिए ही आला कमान द्वारा उनको उनकी पीठ पे हाथ रखा गया था। हालांकि एक जमाने में वसुंधरा राजे ही दिया कुमारी को राजनीति में लाई थी, वही उनकी राजनीति गुरु थी। लेकिन जैसे राजनीति में बाजी पलट जाती है, तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान की भाजपा राजनीति से एक तरह से ये सफाई की शुरुआत है। अगर उनके लड़के को और उनका खुद का राजस्थान की राजनीति में पुनर्वास नहीं होता है, यानी उनके लड़के को अगर भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में कोई कैबिनेट रैंक का पद नहीं मिलता है, और उन्हें एक अच्छा विभाग नहीं मिलता है, या वसुंधरा राजे को केंद्र में ले जाकर कोई बड़ा मंत्री पद नहीं मिलता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो अभी है ही वो, और नाम मात्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कि जब से इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो ये दिल्ली जाते भी नहीं है देखने के लिए कि उनका दफ्तर कहाँ है। ये हालत है। इस बात पे केंद्र को इस बात पे शिकायत भी रहती है इनसे। ये लोग संगठन का कोई काम नहीं करते, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में लगे रहते हैं, और वसुंधरा राजे तो राजस्थान की राजनीति भी नहीं करती। वो तो जब तक चुनाव आता है तभी राजनीति में सक्रिय होती हैं। अभी चुनाव से पहले ही 1 महीने पहले ही राजनीति में सक्रिय हुई थी, वरना उनका राजस्थान की राजनीति से
कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे हमारे कुछ मित्रों का जो राजस्थान की राजनीति पर बहुत ध्यान रखते हैं, उनका कहना है कि सब अपनी कल्पना कीजिए कि अपनी कार लेकर भाजपा दफ्तर में गई जयपुर में, अगर उन्होंने उस जगह जहां उनकी कार पार्क होती है किसी और की कार पार्क हुई देखी तो उसी वक्त गुस्से में वापस चली जाती। तो ये स्थिति है, या तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए या फिर वो कोई काम नहीं करेंगी। तो ऐसी जी स्थिति में नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इनसे पूरी तरीके से हाथ धो लिया जाए, और उनके तमाम प्रयासों, तमाम उन्होंने पेशबंदी की, तथाकथित शक्ति प्रदर्शन किया, उस सब के बावजूद उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो एक तो वसुंधरा राजे का पत्ता साफ होने का पूरा संकेत इससे मिलता है। दूसरी बात ये मिलती है कि भाजपा ये बताना चाहती है इन तीनों राज्यों में जिस तरह उसने नेतृत्व परिवर्तन किया है कि मैं पूरे हिंदू समाज की पार्टी हूं। हमारे यहाँ ब्राह्मण को भी प्राथमिकता मिलेगी, हमारे यहाँ राजपूत को भी प्राथमिकता मिलेगी, आदिवासी को भी प्राथमिकता मिलेगी, ओबीसी को प्राथमिकता भी मिलेगी और दलित को भी प्राथमिकता मिलेगी। और पार्टी के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, भले ही वो कुछ सुपरिभाषित बिरादरियों से ना आते हो, जैसे वासुदेव जी हैं, तो वासुदेव जी सिंधी जाति से आते हैं, तो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि भाजपा का मुख्य लक्ष्य हिंदू एकता बनाना है, और इन तीन राज्यों में नेतृत्व स्थापित करके भाजपा ने कोशिश की है कि हिंदू राजनीतिक एकता का जो फार्मूला है उसको किस तरीके से जमीन पर उतारा जाए। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो हिंदू एकता का जो समीकरण भाजपा ने बनाया है इन तीन राज्यों के जरिए, पहले से ही बना हुआ समीकरण था, उस समीकरण को फोर्टिफाई किया है, उसको और मजबूत किया है, उसके अंदर कैसे वो सहन मारे, ये विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन तीन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगर कांग्रेस इन तीन राज्यों को जीत लेती तब फिर भाजपा के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा होता, तब फिर भाजपा की हिंदू एकता की जो राजनीति है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता। अब उसमें हो गया है उल्टा, भाजपा ने जीत लिया इन तीन राज्यों को, और उससे विपक्ष की जो भाजपा विरोधी राजनीति थी उसी के ऊपर सवालिया निशान लग गया। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और जिस तरह से भाजपा है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को लेकर बिल लेकर आती है, और कहा भी जा रहा था ये कि किसी एक राज्य में महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी राजस्थान में भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा कल परसों मैंने इस बात को कहा था कि जब से द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, तो राष्ट्रपति बनाकर भाजपा वाले मानते हैं कि उन्होंने एक साथ दो बॉक्सों को टिक किया है। एक बॉक्स में उन्होंने आदिवासी का बॉक्स है और एक महिला का बॉक्स है, इन दोनों को भाजपा ने टिक कर दिया है। जहां तक इन तीनों राज्यों का सवाल है, भाजपा किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बना सकती है, और उन्होंने यहाँ पर देखिए दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है। साथ में दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना के राजपूत जाति है जिसने बहुत बड़े पैमाने पर तकरीबन एक तरफा भाजपा को वोट किया है, उसको भी उन्होंने पूरा संकेत दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ऊंची जात के लोग, भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, यानी भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, ऊंची जात का यानी द्विज जाति का, ऊंची जात में मैं किन जातियों को मानता हूं मैं बता देता हूं आपको, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ, और उसमें से जाट जाति के लोग जो हैं वो खास तौर से उनकी भी जो मानसिक स्थिति है वो भी अपर कास्ट जैसी है, लेकिन फिर भी उनकी राजनीतिक वफादारियां बटी रहती है, इसलिए मैं जाटों को उसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। तो इस जाति के लोग जो हैं ये पूरी तरीके से भाजपा की जेब में पड़े हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के पिछले 2022 के चुनाव ने तो ये भी दिखाया है कि भाजपा अगर किसी जाति के ऊपर अत्याचार भी करे, जैसे कि आदित्यनाथ की सरकार ने खासा ब्राह्मणों को 5 साल तक परेशान किया था, हम सब लोग जानते हैं, और ब्राह्मणों में उसके प्रति आक्रोश भी था, फिर भी अंततः ब्राह्मणों ने सब उनको वोट दे दिया। तो ये लोग वोट जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन इसको भाजपा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती, वो उनको राजनीतिक नुमाइंदगी देते रहना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो किसी ऊंची जात के किसी समुदाय को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी, कह रहे ये तो हमें वोट देते ही, हमें इनकी परवाह हम करें ना करें, इसकी क्या जरूरत है, तो उसका उसे आगे चलकर नुकसान हो सकता है। तो अब विपक्षी नेताओं को ये चाहिए कि वो भाजपा की इस पूरी रणनीति को बहुत ध्यान से देखें कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये सारे के सारे काम 2024 का चुनाव जीतने के मकसद से किए जा रहे हैं।
जी सर, और जिस तरह से तीनों ही राज्यों में नए नेताओं को लाया गया है और पुराने नेताओं को बिल्कुल से दरकिनार कर दिया गया है, बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया है, क्योंकि कई सारे बड़े नाम जो है वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, तीनों ही राज्यों में कई सारे बड़े बड़े नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। तो क्या अब मोदी जी ने सभी बड़े नेताओं को साइडलाइन करने का मन बना लिया है? बिल्कुल, मोदी जी पहले से ही तैयार बैठे थे। जब वो 2014 में मुख्यमंत्री हुए थे, उसी वक्त उन्होंने बता दिया था कि वो वसुंधरा राजे से नाराज हैं, वो शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं और वो रमन सिंह से नाराज हैं। इन तीनों नेताओं में केवल रमन सिंह ने ही टिकने की क्षमता दिखाई है। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हैजिंग बहुत बढ़िया तरीके से की। ये बात मैंने कल भी 4 PM के मंच पे कही थी। आप देखिए, इसमें रमन सिंह ही थोड़े बहुत टिक पाए हैं, क्योंकि वहां पर जो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं वो रमन सिंह के करीबी हैं और रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष का पद भी वहां पे मिल गया, जबकि शिवराज सिंह को कुछ नहीं प्राप्त हुआ वहां पर। शिवराज सिंह तो उनका नाम देख के हक्के बक्के रह गए, मोहन यादव का नाम देख के। और इसी तरीके से यहाँ वसुंधरा राजे को भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इन दोनों नेताओं ने वहां पर, रमन सिंह ने कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, लेकिन पार्टी जो काम देगी तो हम स्वीकार कर लेंगे उसको। तो ये करके उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते ज्यादा कुशलता से खेले और छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिके रहे। लेकिन ये दोनों नेता, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के भाजपा में राजनीतिक भविष्य के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। आज देखिए, शिवराज सिंह जी लगभग रोते हुए देखे गए। वो 2 स्त्रियों के सिर पे हाथ रखे हुए थे, वो कह रहे थे कि अपने लिए मांगने से तो बेहतर है मर जाना। जी। सीधी सी बात यह है कि वो बिल्कुल जो केंद्रीय आला कमान ने उनकी जो गत की है, जो दुर्गति की है उनकी और वसुंधरा राजे की, वो उन लोगों को बहुत दिनों तक कलसती रहेगी, इन दोनों को। अब हमें देखने की जरूरत है कि ये दोनों अब क्या करेंगे, मतलब ये अपनी वापसी किस तरीके से करेंगे। या तो केंद्रीय आला कमान इनको दिल्ली ले जाए और दिल्ली में इनकी सेटिंग करे किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के पद पर, जिसकी संभावना मुझे काफी कम दिखती है। तो नरेंद्र मोदी शुरू से ही ये सब सफाई करने के बारे में सोच रहे थे। मध्य प्रदेश के नतीजे के बाद एक बार ऐसा लगा था, मुझे भी लगा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान की वापसी की एक क्षीण सी संभावना है, लेकिन मैं बार बार कहता था ये संभावना एक आउटसाइड चांस की तरह है, एक क्षीण सी संभावना ही है, और वही हुआ। उन्होंने सबको पूरी तरीके से साफ कर दिया। और मैं बहुत पहले से कह रहा था, नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट रूप से शुरू से इरादा था कि मेरे जमाने में जो मुख्यमंत्री होगा वो मेरा प्यादा होगा। ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा प्यादा है। जी, जी। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो ये तीनों ही मुख्यमंत्री हैं, वो संघ से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता जो है बताए जा रहे हैं। तो क्या अब भाजपा में मोदी की जगह संघ जो है वो फिर से हावी होने लगा है? इसमें मुझे थोड़ी सी एक बात ये लगती है कि संघ, भाजपा में बहुत ज्यादा लोग संघ से ताल्लुक रखते हैं। अगर इनकी जगह किसी और को बनाया जाता तो उसके भी संघ से संबंधों को देखा जा सकता था। वसुंधरा राजे संघ से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाता तो उनका भी संघ से ताल्लुक रहा है। तो रमन सिंह का खुद का संघ से ताल्लुक रहा है। जो छत्तीसगढ़ में संघ ने जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनके नाम की सिफारिश की, उसको नरेंद्र मोदी ने नहीं माना। मैं ये मानता हूं कि ये संघ से ताल्लुक तो इनका रहा है और मोहन यादव का भी संघ से ताल्लुक रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संघ की सिफारिश के आधार पर इनका चयन नहीं किया है। देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये क्षण आने से पहले, यानी विधायक दल के नेता के निर्वाचन के लिए बैठक हो विधायक दल की, ये क्षण आने से पहले ही, काफी पहले ही भाजपा आला कमान ने कुछ नाम तय कर लिए थे और वो ये नाम थे। आप देखिए ना, जो तीनों पर्यवेक्षक थे वो तो गए ही नहीं जयपुर, वो तो आज पहुंचे हैं दोपहर में जयपुर। इसीलिए मैंने संजय जी से बातचीत करते हुए कहा था कि इनका काम केवल नामों का, आला कमान द्वारा दिए गए नाम को वहां बताना भर है। इनका काम, अगर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पहले गए थे, छत्तीसगढ़ में पहले गए थे, तो वहां पर पर्यवेक्षकों की राय लेते रहे। उनका काम केवल सर्वेक्षकों जैसा था। ये सब इस तरीके से हुआ है। ये लोग पहले से, जयप्रकाश नड्डा ने जाके वहां भूमिका बनाई,
एक एक विधायक से बातचीत की, फिर अंतिम क्षण में ये तीनों पहुंचे और उन्होंने औपचारिक घोषणा भर की है उसकी। जी, और सर अगर 2024 को लेकर बात करें तो अगर भाजपा की सीटें कम आती हैं तो क्या संघ नया चेहरा लाएगी? मतलब पिछले कई दिनों से ये सब कुछ सामने भी आ रहा है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से 20-25 या 15-20 सीटें कम हुई तो नरेंद्र मोदी आसानी के साथ में बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति, इन तीनों के जो सांसद जीतेंगे इनकी मदद से अपनी जुगाड़ पूरी कर लेंगे और उनका पूरा बहुमत हो जाएगा। और फिर उनके चूंकि गठजोड़ सरकार होगी तो अब उनके अंदर से, मैं पहले भी कह चुका हूं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रकट होगा और वो फिर अपेक्षाकृत ज्यादा लचीले ढंग से और अपने नेतृत्व की बात मनवाते हुए भी लचीलापन अख्तियार करते हुए ऊपरी तौर पर सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर इनकी सीटें 50, 60 या 70 कम हो गई, अगर मान लीजिए इनकी सीटें 250 और 250 से कुछ कम चली गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लग जाएगा। तब कार्यकर्ता अमित शाह से उन लोगों से पूछेंगे, तब कार्यकर्ता बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होगा, कुंठित होगा। लोगों से पूछेंगे, भाई आपने वायदा किया था सत्ता का, वो सत्ता कहाँ है? ये सत्ता जो अभी मिलने हम लोगों को मिलने जा रही है या मिल सकती है, वो तो बहुत कमजोर किस्म की सत्ता है। ये तो वो सत्ता है जो कि 90 के दशक के मध्य के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद इनके नेतृत्व पर सवालिया निशान लगेगा। इसलिए अगर इनकी सीटें 225 के आसपास रह जाती हैं तो नरेंद्र मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है। तब संघ परिवार भी इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेगा और संघ परिवार की जो पसंदीदा लोगों की सूची है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी संघ परिवार की मजबूरी है जी। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही कम फर्क पड़ा, थोड़ा ही बहुत ही अंतर रहा, तो फिर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बना रहेगा। हालांकि उसका जो रुतबा है वो रुतबा घट जाएगा। जी, और सर आखिर में आपसे सवाल करेंगे राजस्थान को लेकर ही, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री घोषित हुआ है। तो जिस तरह से वसुंधरा राजे लगातार दिखाई दे रही थी, विधायकों को की गोलबंदी कर रही थी, वो विधायकों से मुलाकात कर रही थी, मीटिंग कर रही थी और लगातार जो है वो नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से उन्हें किनारे लगाया गया है, तो क्या कहीं ये कह सकते हैं कि क्या वो बगावत करेंगी या फिर नहीं? देखिए, धीरे धीरे करके उनकी डिमांड यहां तक आ गई थी, सुनने में आया है कि हमें 1 साल के लिए बना दो चीफ मिनिस्टर। जी जी, खबरें चलाई गई। भाजपा की तरफ से ही कहा जा रहा था, ठीक है आप 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर मत बनिए, हम आपको स्पीकर बना देते हैं। लेकिन वो सौदा बना नहीं, वो तैयार नहीं हुई तो उनका नाम फिर कट गया। जहां तक बगावत का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि बगावत करने की उनकी क्षमता है उनके अंदर। दावा जरूर कर सकती हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले आक्रामक हैं, वो रमन सिंह के मुकाबले आक्रामक हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जिस तरह का कोर वोटर है, जिस तरह का कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, जिस क्षण कार्यकर्ताओं को विधायकों को लगेगा कि ये पार्टी छोड़ने वाली है, वहां 1-2 विधायकों के छोड़ के इनके साथ कोई भी नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बगावत करने की स्थिति में वहां पर है नहीं। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि लगातार तीनों ही राज्यों को लेकर सस्पेंस बरकरार था। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन सीएम के नाम की घोषणा नहीं की गई थी और आखिरकार एक दिन में तीनों ही राज्यों के सीएम की घोषणा की गई। और जिस तरह से भाजपा ने सभी को चौंका दिया है, कई सारे नए नाम लेकर सामने आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कैसी लगी ये परिचर्चा ये भी जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।